घर जाके पढ़ाई करी थी पिछली क्लास के बाद? नहीं ये थे, झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो? नहीं किया ना, देखा पता चल जाता है मेरे को। नहीं की, वेरी गुड। क्यों क्यों नहीं करी की पढ़ाई? अकाउंट्स की नहीं, इको की? अब तो इको की क्लास की पूछ रहा हूँ मैं। दोनों की थी पक्का? भरोसा कर लूँ? ठीक है चलो फिर ठीक है। अच्छा एक बार मुझे बता दो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखा था कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आई है, कौन से वर्ड से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है, किस लैंग्वेज से। लैंग्वेज कौन सी देश की लैंग्वेज थी? वो ग्रीक वर्ड था। वो ग्रीक में क्या बोलते थे इसे? ओ इकोनॉमी बोलते, हम गलत बोलेंगे तभी सही याद रहेगा, है ना? हाँ। और उसका मीनिंग क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। 19वीं शताब्दी तक हम इकोनॉमिक्स को क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के पिताजी का नाम क्या था? एडम स्मिथ। उन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन से ईयर में? कौन से ईयर में? क्वेश्चन ध्यान सुनो। 1776। ठीक है। बुक का नाम? छोटा वाला वेल्थ ऑफ नेशन। बड़ा वाला नाम बुक का? ना, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अच्छा इसमें इंक्वायरी कौन सा वाला है? ई वाला या आई वाला? आई वाला, वेरी गुड। फिर हमने देखा कि दो फंडामेंटल फैक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के। दो फंडामेंटल फैक्ट्स क्या हैं? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्स आर रिलेटिवली स्कैर्स। ठीक है। और उसके बाद हमने और क्या देखा था? रिसोर्स आर रिलेटिवली स्कैर्स, लिमिटेड है कहीं ना कहीं। उसके बाद हमने देखा था दो टाइप की इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है हमें, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? और मैक्रो का? माइक्रो को और किस नाम से पुकारते हैं? माइक्रो का और क्या नाम पड़ा था? ये नहीं पढ़ा था? पक्का? हाँ, इसने कैसे पढ़ा फिर ये? हाँ तो ये तो पूछ रहा हूं मैं। माइक्रो को समझ प्राइस थियरी, और मैक्रो का इनकम थियरी। ठीक है, ये तो यहां लिखा था, है ना? अच्छा माइक्रो के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? कंपोनेंट क्या है माइक्रो के? 6 कंपोनेंट आते हैं। क्या क्या? शॉर्ट फॉर्म क्या थी उसकी याद करने की? पीसी की लोकेशन फैब है। पी फॉर? सी फॉर लोकेशन, फॉर लोकेशन। एफ फॉर? ई फॉर इकोनॉमिक कंडीशन। बी फॉर? मैक्रो के अंदर सारी मैक्रो वाली बातें आती है, लाइक ओवरऑल, टोटल, एग्रीगेट, इंडिया, इकोनॉमी। जिस भी चीज के आगे ये सब लिखा होगा तो मैक्रो के अंदर आएगा। इतना ही पढ़ा था? लो सारा रिवाइज हो गया। पिछले बार में जो पढ़ा सारा रिवाइज कर लिया हमने 5 मिनट लगा करके बस। चलो अब आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो हमने एक चीज देखी थी इकोनॉमिक्स के अंदर, हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। डिसीजन लेना पड़ता है, याद है डिसीजन लिया था हमने सिलेक्शन करा था कि हमें कौन सा काम करना है पहले, कौन सा काम बाद में कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? डिसीजन लेना ही तो है कहीं ना कहीं। तो डिसीजन लेने की नौबत कब आती है हमारे पास? जब हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, उन रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज हो सकता है। तुम्हारे पास पैसे हैं, मान तुम्हारे पास 1000 या 2000 रुपए, 2000 रुपए मान लो, तो तुम उन 2000 से बहुत सारे काम कर सकते हो। अल्टरनेटिव यूज है या नहीं है उन 2000 रुपए का? तुम बुक खरीद सकते हो, तुम स्टेशनरी खरीद सकते हो, तुम मूवी देखने जा सकते हो, तुम फोन का रिचार्ज करवा सकते हो, तुम ओटीटी प्लेटफॉर्म का रिचार्ज करवा सकते हो, तुम घूमने जा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन क्या 2000 से सारी चीजें मुमकिन है? कुछ ही चीजें मुमकिन है ना। लेकिन हम 2000 से सारे काम कर तो सकते हैं कहीं ना कहीं, अलग अलग हो सकता है। अल्टरनेटिव यूज है नहीं है रिसोर्स का, तो तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लेने की जो समस्या होती है वो कब आती है? जब हमारे पास एक तो रिसोर्स लिमिट हो, दूसरा उसका एक से ज्यादा यूज पॉसिबल हो। अगर सोचो रिसोर्स रिसोर्स अगर लिमिटेड ना हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो हमारे पास, तो क्या डिसीजन का सवाल आएगा क्या? तो तुम्हारे बहुत सारे पैसे हैं, सब कुछ ही कर लेंगे तो डिसीजन तो लेना ही नहीं है। फिर ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, सारे काम खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है? तो नहीं है। लेकिन अगर रिसोर्स लिमिटेड है लेकिन उसका अल्टरनेटिव यूज नहीं है, तब भी क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जब बच्चा 7वीं क्लास पास करता है, उसके बाद क्या ऑप्शन है उसके पास?
8वीं में जाना पड़ेगा उसको। क्या वो 7वीं से हटके कहीं और जा सकता है क्या? MBBS कर सकता है क्या? CA कर सकता है क्या 7वीं पास होकर के? नहीं, 8वीं करनी पड़ेगी। 8वीं के बाद कहाँ जाएगा वो? कोई और ऑप्शन नहीं है ना उसके पास। लेकिन खुद सोचो, 10वीं के बाद बच्चे का तो ऑप्शन होता है कि नहीं होता? एक ऑप्शन होता है ना कि साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, ऑप्शन है कि नहीं है? अल्टरनेटिव यूज है नहीं है? और उसके बाद 12वीं के बाद तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। क्या करें? BCom करें, BCA करें, BBA करें, CA करें, MBA करें, MBBS करें, क्या करें? सारे ऑप्शन है। तो जब मेरे पास, तो चुनना पड़ेगा, डिसीजन कहाँ लेना पड़ रहा है? यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। बट कोई एक ही चीज़ कर सकते हैं ना हम लोग, सब थोड़ी कर सकते हैं, कोई एक दो चीज़ ही कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास 7वीं से 8वीं जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं? तो यहाँ तो सोचना ही नहीं है। सोचना कहाँ पड़ेगा? एक तो क्या होगा, जब रिसोर्स लिमिटेड होगा, दूसरी बात तो क्या होगा, उसका अल्टरनेटिव यूज भी होगा। दोनों चीजें होना जरूरी है, तभी तो डिसीजन लेने की नौबत आएगी। समझ आए वाली बात? वही वाली बात कहीं लिखी होगी यहाँ पे। ये देखो, डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया हुआ है। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। लाइक जो सबसे ज्यादा सुइटेबल या सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है हमारे लिए, हमें वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। कि हमारे बहुत सारे ऑप्शन है। 10वीं का तुम्हारे पास साइंस ऑप्शन था, कॉमर्स था, आर्ट्स था, तो तुमने जो तुम्हारे लिए सही है तुमने वो चुना। सही बात है। सेम दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ अटेनिंग डिजायर्ड एंड। जो हमें क्या करता है कि हम अपने जो रिसोर्स हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सके मोस्ट अप्रोप्रिएटली एंड फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। और उन रिसोर्स का क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं उनके। ठीक है। ओनली इफ देयर इज अ चॉइस अवेलेबल। डिसीजन मेकिंग कब अराइज होती है? हमें डिसीजन कब लेना होता है? जब हमारे पास चॉइस अवेलेबल होती है। अब चॉइस ही अवेलेबल नहीं तो डिसीजन लेना पड़ेगा क्या? है बताओ। एग्जाम्पल लें क्या एक और समझने के लिए इसको और? ठीक है। ठीक है, मान लो ये कौन है? तुम्हारा फोन है ये? तुम्हारे फोन से आवाज थी ये? बाहर से ही थी, क्योंकि यहाँ तो बाहर से थी। ठीक है, ठीक है। तो ये कौन है? पिंकी है। ठीक है। अब क्या है, इसके घर वाले इसकी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके पास मान लो सिर्फ एक ही, दुनिया में एक ही लड़का बचा है, वो ये है। ठीक है, ये है वो नहीं है वो। ठीक है, उसकी तरफ देख रहा है कि ये है ये। ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या रखें? पिंटू रख देते हैं। ठीक है। तो दुनिया में इकलौता यही लड़का बचा है। तो क्या पिंकी को चुनना पड़ेगा क्या कि किसको चुनूं मैं? यही है अब तो बस आखिरी। तो इसी के साथ हाथ जोड़ने पड़ेंगे, इसी के साथ हाथ में हाथ मिलाना पड़ेगा ना। तो ये वाली बात है। लेकिन वहीं सोचो, अगर इसके पास अल्टरनेटिव होते, बहुत सारे होते, मतलब ऑप्शन में, इसे घर वालों ने अगर से पूछा होता, बता बेटा किसके साथ स्वयंवर रचाएं तेरा, इसका तो ऑप्शन है, फिर से चुनेगी ये। फिर पहले इसके हाथ तो हटाओ। हाँ ठीक है, फिर से चुनना पड़ेगा कि किसके साथ जीवन बिताना है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। सिलेक्शन की समस्या कब आई? जब चॉइसेस अवेलेबल आ गई। जब चॉइस नहीं थी तब तो खाली जो है वही है, फिर क्या दिक्कत है? तो चॉइस आती है तो हमें चीज़ों को चुनना पड़ता है। ठीक है, ये वाली बात होती है। वेरी गुड, समझ आ गया होगा अच्छे से? तुम्हें यही चाहिए था। ठीक है। और रिसोर्स भी लिमिटेड है। शादी एक ही बार तो कर पाएगी, ये की बार बार? एक ही बार तो शादी होती है कि 2 बार 3 4 बार होती है? हमारे में तो एक बार ही होती है ना। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलो। ओहो, छोड़ो अब, टाइम दो। तुम चाहते तो होगे वैसे, तुम्हारे साथ भी ऑप्शन अवेलेबल हो, एक से ज़्यादा बार तुम्हें मौका मिले मेहंदी लगाने का। चलो आ जाओ। इन अदर वर्ड्स, द क्वेश्चन ऑफ चॉइस अराइज बिकॉज अवर प्रोडक्टिव रिसोर्स सच एज लैंड। हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्स कौन से हैं? हाँ, सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट आर लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड है कहीं ना कहीं, एंड कैन बी एम्प्लॉयड इन अल्टरनेटिव यूज, क्योंकि हम इनको अल्टरनेटिव यूज भी कर सकते हैं। ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज नॉट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड।
क्या डिसीजन मेकिंग करना इतना आसान है क्या? पिंकी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, वो कैसे पहचाने कि कौन है उसके सपनों का राजकुमार? कैसे पहचाने वो? सबके साथ डेट पे चली जाए एक डेट पे पता चल जाता है क्या? एक डेट पे तो पहली बार सब अच्छा अच्छे बन के दिखाते हैं ना एक दूसरे को, तो फिर कैसे पता चलेगा ये जीवन भर वैसा इंसान है भी या नहीं? तुम्हें अगर ऑप्शन दिया जाए, तुम्हें अगर किसी महिला का ऑप्शन दिया जाए कि ठीक है, तो एक बार में पहचान लोगे उसे कि क्या वो तुम्हारे लिए है सही नहीं? समझ आ जाएगा? टाइम लगता है ना समझने में, एक बार में थोड़ी हो जाता है। ठीक है, तो वही वाली बात है। तो डिसीजन मेकिंग करना कोई आसान बात है? कॉम्प्लेक्स है ना, थोड़ा दिमाग लगेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है थोड़ा सा। तो यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, डिसीजन मेकिंग ना तो सिंपल है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि इतनी आसानी से डिसीजन नहीं लिया सकता। तुमने जब कॉमर्स ली होगी तो बहुत आसानी से ले ली थी क्या? बहुत सोच समझ के लिया था, या कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि साइंस हमें लेनी नहीं थी, आर्ट्स घर वालों ने लेनी नहीं थी, तो फिर हमें कॉमर्स ही लेनी थी? ऐसे ही कुछ था क्या? मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसे ही होता है बेचारों के साथ, ठीक है। बट फिर भी सोच लो, चलो सीए में तो लेकिन सोचा होगा ना कहीं, यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑप्शंस थे। यहाँ तुमने सोचा होगा कि ये करें कि ना करें, सीए करनी है तो फिर उसके बारे में बहुत सोचा होगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अलग अलग लोगों से पूछा होगा, बात करी होगी, तब जाकर किसी न किसी नतीजे पर पहुंचे होगे। सीधी बात है। तो डिसीजन मेकिंग करना क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल नहीं होता है। ऑल्सो बिकॉज डिसीजन आर टू बी टेकन अंडर कंडीशन इम्परफेक्ट नॉलेज एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन क्या होता है? इम्परफेक्ट नॉलेज या अनसर्टेनिटी में लिया जाता है। खुद सोचो, अगर तुम्हारी शादी की बात चल रही है तो एक बार मिल लोगे, 2 बार मिल लोगे? अरेंज मैरिज की बात हो रही है, ठीक है, हाँ। तो अगर अरेंज मैरिज है तो घर वाले एक बार मिलवा देंगे, 2 बार मिलवा देंगे, थोड़ी बहुत बात हो जाएगी। उसमें क्या परफेक्ट नॉलेज है क्या तुम्हें सामने वाले की? इम्परफेक्ट नॉलेज ही तो है। और फ्यूचर अनसर्टेन है, क्या पता 2 मुलाकातों में सामने वाले ने जैसा खुद को दिखाया है वो रियलिटी में वैसा हो ही ना, है ना? तो अगर तुम किसी से मिलोगे 2 घंटे के लिए ही मिलोगे, 2-2.5 घंटे के, 2-3 घंटे के लिए, उसमें तो वो अपना बेस्ट वर्जन ही तुम्हारे सामने रखना पसंद करेगा, है ना? अब कोई तुम्हारे सामने थोड़ी आकर के वो उल्टी उल्टी हरकतें करेगा जो वो नॉर्मल अपने डे लाइफ में करता हो पूरे दिन में। कहाँ 24 घंटे, कहाँ 2 घंटे? तो इंसान फेक कर सकता है ना। तो बच के रहना भाई, ठीक है। आ जाओ, ये वाली बात है, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस डिसीजन दिया हुआ है यहाँ पे। लाइक बिजनेस के लिए क्या डिसीजन होता है? ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ का डिसीजन होगा। बिजनेस के लिए क्या होता है? बिजनेस को कंटिन्यू करना है, शट डाउन करना है। शट डाउन मतलब बिजनेस को बंद करना है कि अगर बिजनेस नहीं चल रहा है या अच्छा नहीं चल रहा है। न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लगाएं कि नहीं लगाएं, नया प्रोडक्ट लेकर के आए या नहीं लेकर के आए। मेक और बाय, कि हम प्रोडक्ट को बनाएं या खरीद के बेचें। अगर कॉस्ट अगर बनाने में कम आ रही है तो बना करके बेचेंगे, और अगर खरीदने में सस्ता पड़ रहा है तो खरीद करके बेच देंगे, आगे क्या दिक्कत है? सिंपल सी बात है, ठीक है। मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे करनी है, किससे एडवर्टाइजमेंट करवाना है, कहाँ पे मार्केटिंग करनी है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग करनी है या टेलीविजन एडवर्टाइजिंग करनी है या नॉर्मल पर्सनल सेलिंग करनी है, कैसे करना है, वो सब डिपेंड करता है डिसीजंस लेने कहीं ना कहीं। तो देखो कंक्लूजन क्या है पूरी बात का? पूरी बात का अल्टीमेट सार क्या निकल के आता है कि रिसोर्स हैव सिंगल यूज। अगर कोई रिसोर्स है इसका सिर्फ सिंगल यूज है तो डिसीजन लेने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अब तो फिर वही है जो है, ठीक है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नो डिसीजन मेकिंग। अगर रिसोर्स ही अनलिमिटेड है, अगर तुम्हें ऑप्शन दे दिया जाए कि जाओ जितनी शादी करनी है कर लो, तो तुम सबके साथ शादी कर लोगे? फिर तो क्या दिक्कत है? ला फिर तो बेचारी, ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? जो बेटर रहेगा वहां जाके रुक जाएंगे, हैं? ठीक है, ओहो। हाँ, अब तो डिसीजन मेकिंग कहाँ का नहीं होती है? जब सिंगल यूज होता है या फिर रिसोर्स बहुत सारे होते हैं, अल्टरनेटिव रिसोर्स होते हैं, मेरे को अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं। तो चॉइस का समस्या कब आएगी? जब लिमिटेड रिसोर्स होंगे और उनका अल्टरनेटिव यूज होगा, तभी डिसीजन मेकिंग की जाएगी। तो ये लिख लो मेरे ख्याल से, ठीक है, अपने नोट्स में डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर अब आगे चलेंगे। अपने जहां के
आज मौसम ठीक हो रहा है ना, बाहर का मौसम भी ठीक हो रहा था आज सुबह सुबह। आज पेपर भी तो है बच्चों का, पहला पेपर है आज, अकाउंट्स का पेपर है जून अटेम्प्ट का। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। हो गया, बस 3 वर्ड तो लिखने थे। हाँ, अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो बिजनेस में जो मैनेजमेंट होती है, पता है बिजनेस को मैनेजमेंट चलाती है, तो मैनेजमेंट को किस किस टाइप के डिसीजन लेने पड़ते हैं? मैनेजमेंट को 3 टाइप के डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि किस किस टाइप के डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहला स्ट्रेटेजिक डिसीजन, कि स्ट्रेटेजी वगैरह बनानी होती है, कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसी स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है, वो सब डिसीजन लेने होते हैं। उसके बाद टेक्टिकल, टेक्टिकल जो अप्लाई करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है प्लान्स को, वो सब आता है। और लास्ट में ऑपरेशनल, कि ऑपरेशन करना है, अल्टीमेटली वो काम हो रहा है उस समय भी क्या करना होता है, काम करने होते हैं। तो नाम याद रखना तीनों के, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, टेक्टिकल डिसीजंस और ऑपरेशनल डिसीजंस। ठीक है, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा। ठीक, स्ट्रेटेजिकल डिसीजन, टेक्टिकल डिसीजन और ऑपरेशनल। तो एसटीओ, कौन सा डिसीजन होता है? एसटीओ, स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल और ऑपरेशनल। ठीक, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो क्या पढ़ाना चाहता है, हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स ही पढ़ाना चाहता है। तो अब रियलिटी में बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? अभी तक हमने क्या देखा? इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखा। अब देखो बिजनेस इको का मीनिंग क्या होता है। इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहीं ना कहीं लाइक एक तरीके थ्योरी बताती है कि ये करो तो ऐसा हो जाएगा। लाइक डिमांड वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं ना कि क्या करो, कि प्राइस को कम करो तो डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस को ज़्यादा करोगे तो डिमांड कम हो जाएगी। ये इसने बताया है ऐसा बस। लेकिन जब इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपने जीवन में या अपने बिजनेस में, उसे बोला जाएगा क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो हमारे पास इकोनॉमिक्स की नॉलेज है उसे जब हम अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं उसे बोला जाता है क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, लाइक प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन वाला, एक्शन है, एप्लीकेशन है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या? एप्लीकेशन है। किस चीज का? जो मेरे पास नॉलेज है इकोनॉमिक्स की, उस चीज का अप्लाई करना है मेरे को बिजनेस में। तो इसे ही क्या बोला जाता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो सोचते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। बट रियलिटी में अगर तुमने प्राइस कम करा और डिमांड नहीं बढ़ी तो हम जो सोचते हैं और जो होता है, गैप होता है उसमें या नहीं होता? होता है कि नहीं होता? होता है ना, कि हमने जो सोचा रियलिटी अलग होती है, एक्सपेक्टेशन अलग होती है। होती है कि नहीं होती? तो उसके बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए जो चीज अप्लाई होती है उसे बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। गैप जो है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है ना कुछ ना कुछ, तो उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे निकालें या उस प्रॉब्लम का समाधान क्या होगा वो मुझे कौन सिखाएगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखो यही बातें लिखी हैं और ऐसी ही बात लिखी है। मैं तुम्हें अगर दिखाना चाहूं तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है और ये रियलिटी होती है। ऐसी कुछ होती है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स आर हाइपोथेटिकल, सॉरी इकोनॉमिक्स थ्योरीज आर हाइपोथेटिकल। जो हम थ्योरी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को क्या? हाइपोथेटिकल, लाइक हाइपोथेटिकल अजम्पशन एक तरीके से। इकोनॉमिक्स पूरी अजम्पशन पर आधारित है ना कि हाँ प्राइस कम करेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, बट साथ में ये ध्यान रखना है कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये होता है कि नहीं होता? कि तुमने प्राइस कम करा, लोगों का टेस्ट भी चेंज हो गया, फिर क्या कर लेंगे हम? डिमांड तो नहीं बढ़ेगी फिर। तो अजम्पशन मानते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ख्यालों की दुनिया में है। ठीक, एंड सिंपलिस्टिक इन कैरेक्टर एज दे आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक मॉडल बिल्ट ऑन सिंप्लीफाइंग अजम्पशन, क्योंकि वो अजम्पशन पर आधारित है पूरी इकोनॉमिक्स। द इकोनॉमिक वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बट इन रियलिटी
जो दुनिया है इकोनॉमिक्स की वो कैसी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एंड देयर लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस, और सारी की सारी आपस में इंटरडिपेंडेंस है बहुत चीज़ों पर, अमंग द डिसीजन एंड एक्टिविटीज इकोनॉमिक एंटिटीज। जो इकोनॉमिक एंटिटी है उसके डिसीजन और उसके करने वाले एक्टिविटी में क्या है, बहुत ज़्यादा लिंकेज है आपस में, दोनों क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो क्या होगा, गैप आएगा नहीं आएगा, देयर इज अ गैप। हम जो सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, क्या वैसा होगा, नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम आज सोच रहे हैं और कल जो होगा उसमें गैप रहेगा नहीं रहेगा। तो देयर इज अ गैप इन द प्रोपोजिशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड हैपनिंग इन द रियल इकोनॉमिक वर्ल्ड। ठीक, जो इकोनॉमिक थ्योरी में लिखा है और जो रियल वर्ल्ड में होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं एक गैप है। ठीक है, तो इस गैप को फिल करने के लिए देखो ये हमारी क्या है, थ्योरी है, लाइक ये एक्सपेक्टेशन हो गई। ठीक है, और ये रियल वर्ल्ड है। अब मुझे यहां से यहां पहुंचना है, इसके बीच में समस्या आएंगी, तो इसके बीच में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिनको जोड़ दे। तो इन दोनों को कौन जोड़ेगा, इन दोनों को एक, ये क्या है, ये, हाँ ये क्या है, ब्रिज। और इस ब्रिज को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ ब्रिज बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, कहीं ना कहीं। ठीक है, आओ पढ़ते हैं, ये लिखा होगा, इट इज अ ब्रिज, द गैप, जो गैप है उसके पीछे ब्रिज है, बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। हम जो थ्योरी पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकली होने वाला है उसमें क्या है, जो गैप को फिल करने वाला ब्रिज है वो कौन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड इट एसेंशियली कंपोनेंट ऑफ, और ये किसका कंपोनेंट है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स का, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। एज इट इज इंक्लूड्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं जो सब्जेक्ट तुम पढ़ने वाले हो, एप्लीकेशन सिलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन, ये सब कहाँ पढ़ोगे, कहीं ना कहीं स्टैट्स में पढ़ोगे, मैथ में पढ़ोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे। ठीक है, ठीक, ओके। इकोनॉमिक थ्योरी मुझे क्या करती है, टूल्स प्रोवाइड करवाती हैं, लाइक जैसे डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंपटीशन एटसेट्रा। ये तो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, कंपटीशन, ये सब होता है। तो मुझे टूल्स प्रोवाइड करवाते हैं, बट इनको अप्लाई करना अपने बिजनेस में वो कौन सिखाएगा मुझे, तो बिजनेस। ठीक है, देखो बिजनेस में अप्लाइज दीज टूल, यहां से चालू होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में वार्तालाप असली। इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग, तो बिजनेस में हम डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, जो इकोनॉमिक्स के टूल्स हम उसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स की वजह से ही होगा सब। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम, एग्जाम का क्वेश्चन, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, बिकॉज इट जनरली रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। जो वही दोबारा रिपीटिशन है कि जो इकोनॉमिक की थ्योरी हो बिजनेस प्रैक्टिस में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं, लगाते हैं, तो इसलिए से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोला जाता है। हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या सिर्फ जो प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज है वही लगाएंगी, नहीं, हर, फिर चाहे वो नॉट प्रॉफिट एंटिटी हो या प्रॉफिट एंटिटी हो। ठीक है, तो यहां पे लिखा है इज नॉट ओनली वैल्यूएबल फॉर बिजनेस डिसीजन मेकर बट ऑल्सो यूजफुल फॉर मैनेजर ऑफ एनपीओ। ठीक है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी सिर्फ उनके लिए ही फायदेमंद सौदा नहीं है जो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी काम का है जो एनपीओ लोग एनपीओ चलाते हैं। मतलब क्यों उनके लिए काम का कैसे है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं कहीं ना कहीं बिजनेस को चलाने के लिए। तो इकोनॉमिक थ्योरी मुझे लगानी पड़ेगी कि कैसे मैनेज करना है। मैनेजमेंट तो सबको जरूरी है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हमें भी करना है, घर वालों को भी करना है। तो जो वहाँ पे जो लोग हैं एनपीओ के अंदर, उनको तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं कहीं ना कहीं सही से, तो कौन सिखाएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ, अब एक आती है उससे पहले दिल की बात। दिल की बात क्या है, ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के दिल की बात क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हैं? हाँ, वो मैक्रो में आएगा। हाँ, इसीलिए आज से पहले मैक्रो तो अभी ऐड हुआ है ना, पहले सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ाते थे, क्योंकि बिजनेस के लिए तो वही जरूरी है कहीं ना कहीं। हाँ, वो तो मैं वर्ल्ड का बात होती है, बिजनेस की बात होती है, एक बिजनेस की बात नहीं होती, उसमें पूरे ओवरऑल बात होती है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अब इसलिए पढ़ाया जाता है कि ओवरऑल जो बाहरी फैक्टर हैं वो मेरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे कि नहीं करेंगे, उसकी वजह से मुझे अपने बिजनेस में डिसीजन चेंज करने पड़ेंगे ना, इसीलिए इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बट जो मोटा जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का हार्ट है, दिल है। ठीक है, वेरी गुड।
तो ये वाली बात है। अब ये रही डेफिनेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स की। ये डेफिनेशन किसने दी? जोल डीन। क्या बताया भाई ने, देखो जरा एक बार। एज अ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्स। यानी बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट यूज कर सकें। कैसे? जब बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाई करेंगे तब। ये किसने बताया? जोल डीन ने। ठीक है, ये तो पढ़ लिया था हमने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इतने में भी दिखता है ना सही तुम्हें? स्क्रीन पे दिखता है, नहीं दिखता है इतने में? देखो जरा एक बार। हाँ सही तो है, दिख रहा है। तो इतने लिखते ना कि हाफ पेज में मैं लिख भी दूंगा, हाफ पेज में पढ़ भी लेंगे साथ साथ ही। चलो आ जाओ। अब मुझे देखना नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर का मतलब क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है। ठीक, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा होगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या होगा? कैसे पहचानेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है? जब उसके अंदर कुछ हमें फीचर देखने पड़ेंगे, कुछ फीचर देखने को मिलेंगे। कैसे कैसे? जैसे पहला फीचर दे रखा है, इट इज अ साइंस। क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस कैसे है, मैं ये जानना चाहता हूं। और चलो वो छोड़ो, साइंस का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये बता दो ना, तो पता चलेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस कैसे है। तो साइंस का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये तो सब लिखा ही है यहाँ पे। अच्छा, साइंस का मीनिंग क्या होता है बताना फिर से एक बार। जिसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हो, ये बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लॉज जो हर जगह अप्लाई होते हैं, है ना, जो यूनिवर्सल फैक्ट है कहीं ना कहीं। तो बेसिक एग्जांपल हमें पता है कि अगर हम ऑक्सीजन में हाइड्रोजन मिला दे तो पानी बन जाता है, H2O, ऐसा है ना। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल वगैरह कुछ होते हैं और ऑक्सीजन का ही होता है, तो H2O बनता है, उसे पानी कहते हैं। तो हर जगह ही होगा। मैं करूँगा तब भी, तुम करोगे तब भी, किसी और देश में जाके करोगे तब भी क्या होगा? यही बनेगा, पानी ही बनेगा H2O मिला करके, तो है ना। तो यही क्या है? साइंस है कहीं ना कहीं, पहली बात तो। ठीक है, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस कैसे है? ये तो हमने कहा साइंस है, लाइक जो पूरी तरीके से फैक्ट है, जो होगा ही होगा, जो किसी एक्सपेरिमेंट पर आधारित है ना। एक्सपेरिमेंट किया गया था ना ये H2O को मिला करके पानी बनाना। तो अब ये रियलिटी में बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर साइंस कैसे है ये चीज? इसमें भी हम प्रैक्टिकल करते हैं। किस चीज का? अच्छा, ठीक है। जैसे देखो इसके अंदर भी कुछ सिस्टमैटिक बॉडी है या सिस्टमैटिक नॉलेज है जो यूनिवर्सल काम करती है। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं ना कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, द फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट इफ, ठीक है, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ये क्या है? ये भी तो एक लॉ है। किसी ने एक्सपेरिमेंट करा होगा, प्रैक्टिकली अप्लाई करा होगा, तभी दिया होगा। यानी अल्फ्रेड मार्शल ने इसे अप्लाई करा होगा तभी तो बताया हमें एक्सपेरिमेंट करके। तो ये भी क्या हो एक तरीके से साइंस भी हो गई। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एक तरीके से साइंस भी है, क्योंकि लॉ काम करता है यहाँ पे भी एक तरीके से। सेकंड फैक्टर क्या है? आर्ट भी है। ओहो, इट इज ऑल्सो एन आर्ट। अब आर्ट क्यों है ये, और आर्ट का मतलब क्या होता है पहले तो मुझे ये भी जानना पड़ेगा आज। आर्ट का मतलब क्या होता है? थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल? जैसे हाँ, अच्छा, वेरी गुड। और कोई आर्ट का भी नहीं? वही क्या, यही सेम
आंसर ऑल्सो द सेम। आपको क्या मीनिंग है आर्ट का? तो आर्ट का मतलब क्या है? क्या लगता है आर्ट की मीनिंग से? कुछ तो लगता ही होगा, किसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो आर्ट होता है। ओके, क्या भूल गए? अकाउंट्स में तो पढ़ा था अभी हमने 2 दिन पहले। आर्ट का मीनिंग तो वही रहेगा जो वहां पढ़ा था, वही मतलब यहाँ पर होगा। ये 2 पॉइंट थे, ठीक है। आर्ट का मीनिंग होता है कि हमारे पास कोई स्पेशल नॉलेज या कोई स्किल का होना, कोई टैलेंट हमारा होना, है ना। हम किसी को एक तरीके से, वो क्या होता है, आर्ट होता है कहीं ना कहीं, जो नॉर्मली आर्ट का मीनिंग होता है, लाइक कलाकारी हमारी। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को अप्लाई करते हैं। और आर्ट का मीनिंग क्या होता है, अपने पास जो स्किल है, जो नॉलेज है, उसको अप्लाई करना, परफॉर्म करना, तभी तो आर्ट है। अगर तुम्हें गाना गाना आता है बट तुम गाओगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि तुम आर्टिस्ट हो, कि तुम आर्ट परफॉर्म कर सकते हो? तो इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको अप्लाई करना। तो साइंस की जब बात करी भी हमने, तो साइंस कहीं ना कहीं तरीके से वो हो गया कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड थ्योरेटिकल नॉलेज ऐसा होता है, ठीक है। बट आर्ट क्या, कहीं ना कहीं उसको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना, परफॉर्म करना, प्रेजेंट करना दुनिया के सामने। वो किसके अंदर आएगा? इकोनॉमिक्स के हिसाब से आर्ट के अंदर। तो क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम कुछ आर्ट परफॉर्म करेंगे क्या? जैसे साइंस ने मेरे को बताया कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। तब ये साइंस हो गई कहीं ना कहीं। लेकिन जब मैं एक्चुअली में प्राइस को कम करूंगा, उससे डिमांड बढ़ेगी, तब वो आर्ट के अंदर इंक्लूड होगा कहीं ना कहीं जाकर के। समझ आया क्या है दोनों क्या फर्क है? कहीं ना कहीं एक में अप्लाई कर रहे हैं, एक में नॉलेज ले रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों का ये फर्क है। एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है सिर्फ, एक में हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो 2 नेचर क्या हो गए मेरे? बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है और आर्ट्स भी है। साइंस है तो आर्ट्स है, मतलब 2 फैक्टर हो गए। 8 पॉइंट है, 8 के हेडिंग याद करनी है मेरे को, इतना याद करना, अभी कभी याद हो जाएगा। तो पहला क्या है? साइंस। दूसरा क्या है? मतलब अपोजिट अपोजिट चलेगा, देखना ध्यान से, अभी आगे चलेंगे तो समझ आएगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट। ये तो पहली बात हो गई ना, माइक्रो कॉन्सेप्ट है। जब बिजनेस इकोनॉमिक्स का दिल ही माइक्रो है, तो नेचर भी कैसा होगा? कहीं ना कहीं माइक्रो तो हो गई। तो माइक्रो भी एक फीचर रहेगा इसका कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एक बिजनेस की बात करते हैं, एक फर्म की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो माइक्रो हुआ कि नहीं हुआ? पहली बात तो। और जो हमें मैनेज करना है, हमें बिजनेस अगर मैनेज करना है, तुम एक बिजनेस मैनेज करोगे नहीं करोगे? अपना बिजनेस तो मैनेज करोगे कि पड़ोसी का बिजनेस मैनेज करने चले जाओगे? हमें से मैनेजमेंट ही तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, शुरुआत से देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है मैनेजमेंट की। हाउस होल्ड मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो अपना बिजनेस तो मैनेज करोगे। और अपना बिजनेस एक ही बिजनेस है, कहीं ना कहीं खुद ही कर रहे हैं। तो खुद ही जब अपने बिजनेस को मैनेज करो, तो किसका कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? ऑटोमेटिकली माइक्रो कॉन्सेप्ट हो गया। सीधी बात है। इसी के अंदर डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन सब कुछ देखोगे अपने बिजनेस का ही, या पड़ोसी के बिजनेस का भी देखोगे साथ साथ, या पूरे इंडिया के बिजनेस का देखोगे? नहीं, अपने को ही तो मैनेज करोगे, या बाकी सबको मैनेज करने चले जाओगे? तुम चले गए रिलायंस के बिजनेस को मैनेज करने, तुमने कहा मुकेश भाई हट, हम मैनेज करेंगे, कैसा लगेगा उसे? करना ही नहीं देगा, पहले तो घुसने ही नहीं देगा, मैनेज कहाँ से कर लोगे? ठीक है, तो ये वाली बात होती है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? माइक्रो है। पढ़ लेते हैं इसको एक बार, देखो क्या लिखा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन लार्जली, किस पर बेस है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस है कहीं ना कहीं। वहां भी देखा था अभी, तो क्या दिल की बात है कहीं ना कहीं उसके। अ बिजनेस मैनेजर इज मेजरली कंसर्न अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस मैनेजर, जो मैनेजर है, वो किससे कंसर्न है? उसकी क्या सोच है? वो क्या चाहता है कि उसका बिजनेस आगे बढ़े, हाँ कि ना, है ना? वो अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव करना चाहेगा नहीं चाहेगा? जो उसने सोच रखे हैं, वही वाली बात है। टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड प्रॉफिटेबल फंक्शनिंग। क्या करना है उसे? अपने बिजनेस के ही तो क्या करना है? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करवाना है और फंक्शनिंग करवानी है। सिंस बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसर्न मोर विद द डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ज्यादातर किससे रिलेट है? एक बिजनेस की प्रॉब्लम को सुलझाने से। अपने बिजनेस की प्रॉब्लम सुलझाओगे, दूसरे बिजनेस की प्रॉब्लम सुलझाओगे बैठ करके, तो क्या हो गया? माइक्रो हो गया ना कॉन्सेप्ट। समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा है? ये सिंपल सी चीज है, बट पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? लो, मैक्रो भी है ये तो। फिर अभी बात करी थी हमने कि बिजनेस इकोनॉमिक्स वैसे तो माइक्रो से लिंक है, बट क्या मैक्रो के एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें प्रभावित करेंगे नहीं करेंगे मेरे बिजनेस को? सरकार ने पॉलिसी बदल दी,
मेरा मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा नहीं होगा? मार्केट में महंगाई बढ़ गई, इफेक्ट इन्फ्लेशन आ गया, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हो सकता है। ये सब चीजें सेबी ने कुछ रेगुलेशन लगा दी या आरबीआई ने कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज कर दिया, उससे मेरा बिजनेस हैम्पर हो सकता है, बट इन सब पे मेरा कंट्रोल है क्या? हाँ, माइक्रो फैक्टर वो जिसमें मेरा कंट्रोल है, जिसमें मैं चेंज कर सकता हूँ। मैक्रो वो जहां मेरा कंट्रोल नहीं है। लाइक लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, खत्म हो गया पूरी तरीके से, सबका फैशन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया। मानो तुम्हारा इंस्टाग्राम का बिजनेस है, तुम इंस्टाग्राम के मालिक हो, तो कल को क्या हो, इंस्टाग्राम के लिए कुछ और नई चीज आ जाए, तब वो चलाने लग जाएंगे बैठ के, तो उस पर क्या कंट्रोल था उसका? ये तो एंड मैक्रो चेंज हुआ ना कहीं ना कहीं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नई एप्लीकेशन आ गई, लोग उसमें बिजी हो गए, तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं उससे मेरे बिजनेस हैम्पर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं माइक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर हैं वो भी क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो वही लिखा होगा इसमें, देखो, अ बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, यानी कि बिजनेस जो होता है वो अकेला ऑपरेट नहीं होता, उसको इफेक्ट करने के लिए और भी बाहरी फैक्टर काम कर रहे होते हैं। बिजनेस यूनिट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिजनेस यूनिट हमारी क्या होती है, प्रभावित होती है। सच एज जनरल प्राइस लेवल, लाइक महंगाई, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, लोगों का इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है, अगर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, ज्यादा इनकम है, तो लोग डिमांड करेंगे, अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग डिमांड कैसे करेंगे, ये वाली बात हो गई। टैक्सेशन, वेजेस एंड रेगुलेशन एक्सेट्रा, टैक्स लगा दिया सरकार ने और ज्यादा, तुम्हारा बिजनेस इफेक्ट होगा, तुम पे टैक्स की लगा दिया तो तुम क्या करोगे, कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम हो जाएगा तुम्हारा, तो होगा नहीं होगा, ये सब चीजें। तो चार कॉन्सेप्ट कौन कौन से हो गए मेरे इसके अंदर, बिजनेस इकोनॉमिक्स है साइंस और आर्ट, फिर माइक्रो और मैक्रो, अपोजिट अपोजिट है, दो दो का सेट बना सकते हैं अभी, पहला साइंस उससे मिलता जुलता आर्ट्स, दूसरा माइक्रो उसका अपोजिट मैक्रो, दो सेट बन गए ना हमारे, तो 4 पॉइंट 2 सेट। आओ तीसरी बात करते हैं, तो तीसरे सेट की शुरुआत करते हैं, नंबर 5, यूज ऑफ थियरी एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। ठीक है, थ्योरी किसकी करता है, मार्केट की, ठीक है, हाँ जी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर या बिजनेस चलाने के लिए क्या मार्केट में जो चीजें ऑपरेट हो रही हैं, क्या हमें वो पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। यूज ऑफ थ्योरी, मार्केट किस हिसाब से काम कर रही है, कि कंपटीशन किस हिसाब से है मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन है तुम्हारे प्रोडक्ट का, या मोनोपोली हो तुम, या ओलिगोपोली है, या क्या है, ये पता होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़नी पड़ेगी, कौन पढ़ाएगा तुम्हें, चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ मार्केट पढ़ोगे अभी आगे जाकर के, तो वहां तो किस टॉपिक के अंदर है, वो माइक्रो के अंदर ही तो है कहीं ना कहीं, और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या डील करता है इन सब चीजों से या नहीं करता है, ये बस ये वाली बात लिखी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज द थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, इट यूज द थ्योरी ऑफ द फर्म एंड रिसोर्स एलोकेशन बैकड्रॉप ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी, लाइक, और रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है ये भी देखना पड़ेगा, रिसोर्स का एलोकेशन, रिसोर्सेज का यूज करना सीखना है मेरे को, ये भी देखना पड़ेगा ना। ये कौन सिखाएगा मेरे को, मैं जब प्राइवेट एंटरप्राइज की थ्योरी को क्या करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, समझ पाऊंगा सही से कि कैसे काम करते हैं। तो प्राइवेट एंटरप्राइज मतलब कि अपने बिजनेस को, एक बिजनेस को, तो क्या हो रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, करना पड़ेगा। रिसोर्स का सही से एलोकेशन करने के लिए मेरे को समझ होनी चाहिए मार्केट की और प्राइवेट एंटरप्राइज की, बिजनेस की, कहीं ना कहीं वो भी इसके अंदर आता है। ये देखो, ये किसकी बात करता है वाला पॉइंट, ये बात करता है थ्योरी की। थ्योरी का उल्टा क्या होता है, हाँ, प्रैग्मेटिक। ये कौन सा पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट। हम तो सेट बना के पढ़ रहे हैं ना कि जो एक से दूसरा रिलेट कर रहा है। तो पहला पॉइंट साइंस था, दूसरा आर्ट्स था, तीसरा माइक्रो, फिर मैक्रो। अब हमने पढ़ा थ्योरी, उससे मिलता जुलता कौन रहेगा उसका अपोजिट, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मीनिंग क्या होता है, प्रैक्टिकल। हाँ, अब ये तो हमें पता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो हमें पहले ये सब पढ़ना है और फिर उसको क्या करना है अपने बिजनेस में। तभी तो ये ब्रिज का काम करता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में क्या है, गैप है, गैप है ना। वो गैप कैसे फुलफिल होगा, जब हम अपनी नॉलेज को बिजनेस में अप्लाई करेंगे, तभी तो क्या होगा, गैप फुलफिल होगा।
और ये कैसे होगा? जब मैं प्रैक्टिकली काम करूंगा। सिर्फ बिजनेस की नॉलेज लेना काफी नहीं है, बिजनेस को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, बिजनेस में वो चीजें अप्लाई करना, तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो प्रैग्मेटिक अप्रोच है कहीं ना कहीं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसे तो यही तो पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं हम। बिजनेस का मीनिंग ये है कि प्रैक्टिकली अप्लाई करना नॉलेज को अपनी, बस ये लिखा देखो कहाँ गया भाई। वाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? पूरी तरीके से अकेला और थ्योरेटिकल है, ठीक है। एंड एनालाइज इकोनॉमिक फिनोमिना अंडर अनरियलिस्टिक अजम्पशन। और यहाँ पे क्या होती है? अजम्पशन होती है जो कि अनरियलिस्टिक होती है। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है वहीं पर? प्रैग्मेटिक इन अप्रोच एज टैकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद द फर्म फेस इन द रियल वर्ल्ड। जो फर्म मतलब जो बिजनेस है उसको रियलिटी में जो समस्याएं फेस करने को मिल रही हैं उनको टैकल करने के लिए क्या बताता है? ये उपाय बताता है, सॉल्यूशन बताता है कहीं ना कहीं कि कैसे टैकल कर सकते हैं। तो जब टैकल करोगे प्रॉब्लम को रियलिटी में तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली चीजें अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? पहली पुलाव थोड़ी पकेंगे यहाँ पे, है ना। रियलिटी में चीजें हो रही है रियल वर्ल्ड के अंदर, तो ये क्या रहेगा? प्रैग्मेटिक। तो 6 पॉइंट मेरे कौन कौन से हो गए एक बार मुझे याद कराओ। साइंस, आर्ट, माइक्रो और मैक्रो, और अभी लेटेस्ट थ्योरी और प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट के अंदर क्या है? ये बात करता है इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मीनिंग क्या होता है? कहीं ना कहीं कि कोई भी चीज क्या है, एक चीज दूसरी चीज से कहीं ना कहीं लिंक है, रिलेटेड है। तुम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, क्या सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेट करती है? इसके अंदर और भी तो बहुत सी और नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ पाओगे। क्या क्या होना चाहिए तुम्हें, और क्या क्या पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए अच्छे से? और कौन कौन सी नॉलेज की आवश्यकता होनी चाहिए? साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी, ओके। और मैथ और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर और भी बहुत सारे टूल्स इंक्लूड होते हैं जो उसको समझने में आसानी करते हैं। जैसे क्या क्या? तुमने मैथ बताया, ठीक है। लॉ के बारे में बताओ थोड़ा सा, तो समझ पाएंगे लॉ कैसे काम करते हैं चीजों में, ठीक है। यहां लिखा है मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अल्टीमेटली मुझे करना है मैनेजमेंट ही तो करना है इसके अंदर, तो मैनेजमेंट की ज्ञान होना चाहिए, बेसिक ज्ञान होना चाहिए मैनेजमेंट का। अकाउंटिंग के बारे में बताओ मुझे थोड़ा बहुत, मार्केटिंग के बारे में बताओ, फाइनेंस के बारे में, स्टैटिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, स्टैट्स के बारे में बताओ कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके अंदर हम अगर इकोनॉमिक्स का डेटा किसी को देना चाहते हैं और अगर उसे स्टैट्स के जरिए प्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एक कम नॉलेज वाले को या कम जो इकोनॉमिक्स को समझता है वो भी समझ पाएगा अगर स्टैट्स के हिसाब से ग्राफ में दे दिया या अगर चार्ट बना के दे दिया तो समझ पाएगा ना इजीली कि क्या ज्यादा क्या कम, थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा उसको पीछे से। तो यही वाली बात करता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है और दूसरे सब्जेक्ट से भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, जैसे मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थियरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स। बस बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स नॉलेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बेसिक तो वही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स कहाँ से आया? इकोनॉमिक्स से ही तो आया कहीं ना कहीं, वही तो पढ़ना है हमें। इसमें से कुछ चीज़ तुम अभी पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें इंटर में पढ़ोगे, कुछ फाइनल में, बस। तो ये सारी जो चीज़ लिखी है ये ऐसे से पढ़नी है, ठीक ठीक है। लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है? दोनों है, लेकिन अभी तो मुझे पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव का मीनिंग ही नहीं पता। तुमने दोनों कैसे कह दिया? पता है, वेरी गुड। तो मुझे बताओ थोड़ा सा पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है? हाँ, अच्छा, हिंदी में बताओ इसको। क्या? ऐसे ही रट के एग्जाम में लिख दो मतलब, मैं मतलब ही जानता हूँ कि मतलब क्या है इसका। अच्छा,
अच्छा ठीक है, काफ़ी सही है। ओके, बाकी कोई और बताना चाहता है क्या? वही बात है, ठीक है। पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है कि क्या है, लाइक बता देता हूँ मैं। यही मतलब होता है जो मैंने बोला है, इसका मतलब होता है क्या है, लाइक व्हाट इज। इसका मतलब होता है व्हाट ought टू बी, लाइक मतलब क्या होना चाहिए। वह पहले तो ये मतलब हो गया दोनों का, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आता है ना। मुझे तो समझ नहीं आता है कि सिर्फ क्या है और क्या होना चाहिए, ये तो अलग क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव का मीनिंग होता है कि जब बात होती है फैक्ट की, जब बात होती है बिल्कुल फैक्ट की कि हाँ ये चीज ऐसी है, मतलब ऐसी ही है, इसमें कोई लड़ाई नहीं होगी। जैसे कि अगर बोला जाए 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, क्या ये सच है? सब लोग मानेंगे इस बात को, है ना। 83 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, सही बात है, फैक्ट है ना। किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है इसमें, जो है एज इट इज, क्लियर वाली बात है। ठीक है, 2024 में नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, फैक्ट है। कोई कहता है कि नहीं नहीं बने, वो बात और है, सरकार का कुछ मामला ऐसे ही रहेगा जब तक सरकार रहेगी ये वाली, गठबंधन ही, गठबंधन की सरकार है ना कहीं ये भी कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो वो अलग बात है, उसमें नहीं जाना मैं वो, लेकिन वो भी तो फैक्ट है कहीं ना कहीं, है। ये थोड़ी कह सकते हो कि हाँ बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई है ना, एनडीए गवर्नमेंट है इस बार भी, ठीक है, एनडीए है, मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है। तो ये फैक्ट है, इसमें कोई आकर के तुमसे लड़ सकता है क्या? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, है। मोदी जी अपने दम पे 400 पार, खैर सब मिलाकर भी 400 पार नहीं हुआ खैर पहले वैसे तो, ठीक है, तो वाली बात है, तो नहीं है ना, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, कोई लड़ेगा नहीं इस पर। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी बात तुमसे बोलूं कि अब इलेक्शन कब होंगे, 2029 में, है ना, ये जनरल इलेक्शन, लोग मोदी वाले जो होते हैं प्रधानमंत्री वाले, तो उसमें कौन जीतेगा, वो ओपिनियन आ जाएगा। मैं बोलूं कि कोई और जीतेगा, तुम बोलोगे नहीं सर ये जीतेंगे, तुम बोलोगे नहीं ये जीतेंगे, तो यहां पे क्या ओपिनियन, क्योंकि कुछ अभी क्लियर नहीं है ना, तो यहां पे क्या होता है, ओपिनियन होता है। यहां पे हम सबके ओपिनियन आ सकते हैं। जैसे अभी 2024 में वर्ल्ड कप चल रहा है, 20 वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है ना, आइडिया होगा इतना, तो इतनी जनरल नॉलेज रखते होगे अपने पास, हाँ यही सब रखते हैं, कह रहा यही सब तो रखते हैं, ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, तो अभी यह ओपिनियन है कि इंडिया जीतेगी कि नहीं जीतेगी, हम चाहते हैं कि इंडिया जीते, बट क्या अभी फैक्ट है कि जीत गई क्या ना। अभी मैं तुमसे बोलूंगा, हो सकता है कोई और बोल दे नहीं उसकी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, हो सकता है, पॉसिबल है। तो यहां पर क्या है, ओपिनियन आ जाता है कि क्या होना चाहिए। मैं बोलूँ नहीं इंडिया को जीतना चाहिए, तुम बोलोगे नहीं ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए, ऐसा बोलना मत, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ऐसा हो सकता है, ओपिनियन आ सकता है, जहां पे लड़ाई हो सकती है, तो ये क्या होता है, नॉर्मेटिव होता है। और जब बात करते हैं फैक्ट की, वो पॉजिटिव होता है। क्लियर वाली बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये बताता है पॉजिटिव साइंस कि क्या है, और वो बताता है क्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं एक बार, जनरली एग्जाम्पल मैं क्लास में देता हूँ, अब तुम देखते हैं तुम्हें कितना पता है। यूट्यूब वगैरह चलाते हो क्या फ़ोन में? क्या देखते हो यूट्यूब पे? बहुत सी चीज़ देखते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, हाँ ठीक है। पॉलिटिक्स की न्यूज़ देखते हैं, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो उसके अलावा और भी कुछ न्यूज़ चैनल होते हैं यूट्यूब पे, जैसे कि इसका नाम सुना है क्या? देखा होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी थोड़ा बहुत किसी ने किसी ने देखा होगा जीवन में। क्या करता है ये, जो यूट्यूब पे जो हाईलाइटेड न्यूज़ हैं उनको आकर के कंपाइल करके बता दिया। उसमें कुछ अपना ओपिनियन होता है क्या इसका? नहीं होता ना, कुछ अपना ओपिनियन कि इसको ऐसा करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नहीं, इसका अपना बस ये हुआ है ये बता दिया। अब ये आप पे छोड़ दे कि आपको इसको सही मानना है, गलत मानना है, या ऐसा क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करता है। मतलब मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से, है ना, जो हुआ है बता दिया कि हाँ इसने इसको गाली दी, इसने इससे लड़ाई करी, इसने इससे कॉन्ट्रोवर्सी कर ली, बता के बता दिया। कौन सही है कौन गलत है उसके बारे में जनरली नहीं बात करता ये। तो वो एक ये क्या हो गया कहीं ना कहीं, ये मेरा पॉजिटिव के अंदर आ गया, ठीक है। वहीं कुछ और यूट्यूबर की अगर बात कर लें, अब ये भाई क्या करता है हमारा,
ये हाँ, बहुत सारी वीडियोस आती हैं, लेकिन मोर और लेस एजुकेशनल वीडियो भी आती हैं, पॉलिटिकल वीडियोस भी होती हैं, मतलब बहुत टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी होती हैं। अब उसमें से क्या होता है, लेकिन हर वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ सजेशन भी होता है, ओपिनियन होता है ना कि अच्छा ये चीज अगर ऐसी हो रही तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी करके ठीक कर सकते हैं, या ऐसे करना चाहिए, वो ओपिनियन है। अब उस ओपिनियन में आपको लग सकता है कि ये गलत हो, और कुछ लोगों को लगेगा नहीं सही बोल रहा है, तो वहां लड़ाई है ना कहीं, डिबेटेबल है वो कि सही है कि नहीं है। जब बात आती है ओपिनियन की कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो ये क्या हो जाता है, नॉर्मेटिव। ठीक है, ये वाली बात है। तो समझ आया पॉजिटिव का मीनिंग और नॉर्मेटिव का मीनिंग। यहां पर वैल्यू जजमेंट पास होती है, कहीं ना कहीं जजमेंट पास करते हैं, जहां पर जजमेंट पास होती है वो क्या होता है, नॉर्मेटिव होता है। ठीक है, और जहां पे बोल दिया फैक्ट है, ठीक है, बस क्लियर वाली बात है। अब पढ़ लें एक बार इसको, फिर देखते हैं। ठीक है, बाकी कुछ और होगा तो जब कुछ बचेगा नहीं, सारी बातें बता दी मैंने। लेकिन अभी एक बात मैंने नहीं बताई कि बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है नॉर्मेटिव, अभी मैंने खाली पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का मीनिंग ही बताया तुम्हें, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अच्छा अब तुम बताओ ना पहले, अरे रुक जाओ, बुक मत देखो अभी। अब तुमने इतना समझ लिया, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग भी बताया तुम्हें कहीं ना कहीं, तो अब मुझे बताओ कि बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव वाले के अंदर आएगा कि नॉर्मेटिव या दोनों के अंदर। यह एग्जाम क्वेश्चन आता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस या बोथ, क्या हो सकता है? नहीं, हम तो नॉर्मल जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ऑप्शन डी नन कह दो, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है, मैं तो आंसर 3 में से ही निकलेगा। नॉर्मेटिव है, कोई और तुम्हारे हिसाब से? दोनों है, अच्छा आपका क्या आंसर है, क्या लगता है? दोनों, बोथ? अच्छा, तो बोथ वाला कौन कौन है? आप, और नॉर्मेटिव ही होगा, है पॉजिटिव कम लग रहा है, क्या किया जाए, लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दें, ओके चलो, तो चलिए लॉक कर देते हैं आप लोगों के आंसर को और देखते हैं क्या है सही आंसर। ठीक है ओहो, अच्छा पढ़ना 8 नंबर पॉइंट क्या लिखा है? हाँ, ऑप्शन देगा तो सी ही रखना है, हाँ, यानी कि नॉर्मेटिव ही आंसर मानेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव के अंदर ही आता है, मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव। क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझो एक बात दोबारा से, कि इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं ना। याद पड़े करा था ऊपर जब डेफिनेशन पढ़ के आए थे कि वहां पे क्या लिखा था, जो प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में समस्याएं आने वाली हैं उनको टैकल करने के लिए क्या बताएगा, ये मेरे को अप्रोच बताएगा, सॉल्यूशन बताएगा। अब वो सॉल्यूशन डिबेटेबल हो सकता है कि नहीं हो चाहिए, ये बताएगा कि क्या करना चाहिए तुम्हें सिचुएशन में, और जब भी बात आएगी ये करना चाहिए तो वो डिबेटेबल होगा, वहां पर लड़ाई हो सकती है। अब मैं बोल रहा हूं एज ए मैनेजर कि ये करना चाहिए, सही होगा, बट वहीं दूसरा मैनेजर बोला नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये गलत होगा, ये करना चाहिए। जब बात आएगी ये करना चाहिए तो दिक्कत होगी हमेशा, है ना, ये वाली बात है। तो इसलिए क्या है, नॉर्मेटिव है। क्लियर, अब याद रहेगा बिजनेस में क्या रहेगा, नॉर्मेटिव रहेगा मोस्टली। अब आप दोनों का मतलब देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है डिफरेंस वाला पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का। कि पहला मीनिंग क्या है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, ये किस पर आधारित है, फैक्ट पर, यानी, और यहां पे जो फैक्ट का मीनिंग है तथ्य हैं जिनको मैं प्रूफ कर सकता हूं एविडेंस के तौर पे। मैं बोल दूं कि तुम देख सकते हो आज जाकर के इंडिया जीता था कि नहीं जीता था 83 और 2011 में, जीता था, बिल्कुल जीता था। ठीक है, क्या 2019 में जीता था क्या इंडिया? नहीं जीता, पता है हमें। अभी तो क्या 2023 में भी नहीं जीते हम लोग, हाँ बहुत दर्द है। एक ही बार तो मौका मिला है उसे भी, एक ही बार मिला था। और हाँ, महेंद्र सिंह धोनी को तो 9 मौके मिले थे। ठीक है, खैर आ जाओ, तो वो अलग बात है। चलो वापस आते हैं।
इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, ये किस पर आधारित है? तथ्यों पर आधारित है। एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ एम्बिग्यूटी और सेकंड व्यू, यहां पे कोई सेकंड व्यू नहीं है, जो है एज इट इज है। क्लियर वाली बात है ना, वेरी गुड। बट यहां पे दूसरी साइड पे क्या है? इट टेल्स अबाउट हाउ द थिंग शुड बी, कैसे होना चाहिए, काम को कैसे करना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं तुमसे अभी कि तुम्हें सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, अब तुम में से कोई बोले नहीं हमें तो रात को पढ़ने में मजा आता है, हम तो रात को पढ़ेंगे, हम तो रात के उल्लू हैं। मैं बोलूँ कि सुबह के अर्ली बर्ड बन जाओ, तुम कह रहे हो नहीं, रात सुबह पढ़ाई नहीं होती, सुबह नींद आती है, हम रात को जग लेते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं इनको रात को पढ़ने में मजा आता है, कुछ होते हैं जो इनको सुबह पढ़ने में मजा आता है। तो अलग अलग है ना दोनों, ओपिनियन है ये कहीं ना कहीं, तो इस पर बहस नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है? इट टेल्स अस व्हाट इज, लाइक क्या है, ये बताता है व्हाट ऑट टू बी, लाइक कैसे चीजें होनी चाहिए, बेसिक है, ठीक है। एक्सप्लेन करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड देयर विल बी नो वैल्यू जजमेंट पास, ये बताता है कारण और उसके परिणाम, कि कोई चीज हुई है उसका क्या कारण था और उसका परिणाम क्या रहा, सीधा फैक्ट के आधार पे। बट ये बताता है वैल्यू जजमेंट, पास ऑफ वैल्यू जजमेंट। न्यूटन मैन क्या बताता है कि ये चीज हुई है, इसकी वजह से हुई है, उसका रिजल्ट ये निकल के आया। बट बाकी जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो क्या बताते हैं? वैल्यू जजमेंट देते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए थी, इसको हम ऐसे सुधार कर सकते थे। अब वो ओपिनियन आ जाएगा ना उसमें, तो वो उसके ओपिनियन से है, बट इन रियलिटी कैसा होगा कि नहीं होगा वो डिबेटेबल मुद्दा है, उस पर बहस कर सकते हैं आराम से लोग बैठ करके, उस पर सर फोड़ सकते हैं एक दूसरे का। इट इज बेस्ड ऑन पास्ट डाटा, ये किस पर आधारित है? पास्ट डाटा पर। एंड कैन बी चेक्ड, हम चेक कर सकते हैं। मैं तुम्हें तो झूठ बोल दूं क्या मान लोगे क्या? नहीं, हम चेक कर सकते हैं 2014 से पहले जीडीपी कैसी थी और 2014 के बाद जीडीपी कैसी है, चेक कर सकते हैं। हाँ, हालांकि सरकार डाटा दिखाएगी नहीं, सरकार ने डेटा छुपा दिए हैं। खैर छोड़ो, पॉलिटिकल बातें नहीं करते हैं, ठीक है। क्लास में पॉलिटिकल बातें करना सही बात नहीं होती ना, ठीक है, इसीलिए। और इंडिया में तो पॉलिटिक्स वैसे ही बहुत थोड़ी गंदी है, बहुत गंदी है ना। पॉलिटिशियंस नहीं तो पॉलिटिक्स को गंदा गंदा कर दिया है ना, इसीलिए तो पॉलिटिक्स थोड़ी गंदी हो गई है। और वैसे भी ये तो हमें पता ही है, कमल कीचड़ में ही खिलता है, इसीलिए, ठीक। खैर छोड़ो, आ जाओ। कैन, ये तो सही बात है ना, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है, ये तो पॉजिटिव साइंस है, इसमें कोई जजमेंट तो है नहीं। हाँ, तो बस इसलिए पॉलिटिक्स गंदी है और कमल छोड़ो, है ना। हाँ, समझ लो कमल खिल रहा है, क्यों खिल रहा है? क्योंकि कीचड़ ज्यादा हो गई है। हाँ, देख लो वो कीचड़ साफ कैसे होगी, तभी तो, है ना। आ जाओ। कैन नॉट बी वेरीफाइड, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम क्या कर सकते हैं? वेरीफाई नहीं कर सकते। ये सब मजाक की बात है, ठीक है, सीरियस मत हो जाना। ये कैमरे पे सब बोलना ना बहुत रहता है भाई, बाद में जिंदा भी तो रहना है मुझे, कहीं उठा के ले जाएं, जेल पहुंचा देते हैं भाई ये, ठीक है ना। और मैं तो कॉमेडियन भी नहीं हूं कि मैं बिग बॉस में जाऊं इसके बाद और जीत के आऊं, ठीक है। क्या आ जाओ, हम तो फैक्ट की बात करते हैं। मैं तो कमल कीचड़ में खिलता है, पॉजिटिव साइंस फैक्ट है। देखा है कभी कमल को पानी में खिलते हुए या अच्छी जगह खिलते हुए? नहीं, बस। और नॉर्मेटिव, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ओपिनियन बेस्ड एंड नॉट फैक्ट बेस्ड, क्योंकि ओपिनियन बेस्ड है। हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, वो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरी नजर में कोई भी अच्छी नहीं है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। आ जाओ। डिबेटेबल, यहां पे क्या है? मैटर ऑफ, नो मैटर ऑफ डिबेट। पॉजिटिव में कोई भी डिबेट नहीं, क्योंकि फैक्ट है, चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई इजीली हो जाएगा। बट यहाँ पे डिबेटेबल है। मैं बोलूँ नहीं भाई मुझे नहीं पसंद कोई पॉलिटिकल पार्टी, तुम बोलोगे नहीं सर आपको कैसे नहीं पसंद, ये पार्टी तो कितनी बढ़िया है, लड़ाई हो सकती है हमारे बीच, बिल्कुल हो सकती है, ऐसी बात है। सजेस्टेड बाय, नाम दिया हुआ है, इसको किसने बताया, इसको किसने बताया, बस सीधी बात है। हाँ, नेचर कैसा है? इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। डॉक्टर क्या प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है ना कि ये दवाई खाओ तो ठीक हो जाओगे, तो लाइक एक तरीके से तुम्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा है कि ये तुम्हें करना चाहिए, और ये डिस्क्रिप्टिव कि ये ऐसा ही है, डिस्क्रिप्शन दे दिया जाओ, ठीक है, वो वाली बात होती है इसके अंदर। तो ये डिफरेंस था मेरा, ये खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल पढ़ लो एक बार। पॉजिटिव के, ये वाला साइड पॉजिटिव के हैं एग्जाम्पल है, और दूसरी साइड नॉर्मेटिव के हैं। मैं लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव के एग्जाम्पल हैं और ये नॉर्मेटिव के हैं। तो इन एग्जाम्पल को रीड आउट कर लो एक बार फटाफट से। क्या 2011 में हुआ था लेटेस्ट, तो लेटेस्ट वही है। हाँ वही है, 2021 में तो हुआ ही नहीं, कोविड वगैरह आ गया था।
हाँ फिर वो वैसे अब देखो, अभी सेंसस नहीं हुआ है बट नॉर्मली अंदाजन तो वही था ना, एक आइडिया तो लगी जाता ना कि ग्रोथ रेट के हिसाब से कितना है, हाँ तो वही है। एग्जाम्पल, वैसे भी एग्जाम्पल ये है, एग्जैक्ट डाटा तो लिखा ही नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर अमाउंट लिखा था तो बता दिया, ठीक है। सेंसस अभी हुआ नहीं है लेटेस्ट, होना था 2021 में बट हुआ नहीं, 10 साल बाद होता है ना, अब 2031 में होगा या बीच में अगर हो जाए तो कुछ पता नहीं, क्योंकि 2021 में तो हुआ नहीं, तो शायद बीच में करना चाहें बट पॉसिबल नहीं है, टाइम ही नहीं सरकार के पास इतना, इतने सारे काम जो करने हैं, है ना। हाँ, इतने सारे वादे करे वो पूरे भी तो करने हैं, टाइम ही नहीं मिलेगा, तो वाली बात है, इसलिए पहले 2031 में ही पॉसिबल होगा, ठीक है। अभी मेट्रो भी वो भी आनी है, बुलेट ट्रेन भी आने वाली है ना। अरे आएगी नहीं यार, वादा करा था 2014 में, वादा करा था मोदी जी ने, बुलेट ट्रेन आएगी, मुझे तो पूरा भरोसा है मोदी जी पे, बुलेट ट्रेन आएगी, उनके जान से पहले बुलेट ट्रेन आ जाएगी। हाँ तो वो भी है, उसकी भी उम्मीद है, ऐसे झूठ थोड़ी बोलते हैं यार प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री झूठ थोड़ी बोलेगा यार, इतनी बड़ी पोस्ट पर रह करके, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता ना। हाँ तो प्रधानमंत्री सच ही बोल रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो वेट करता है, कभी कभी इंसान लेट हो जाता है काम करने में, तो ऐसा थोड़ी है, ठीक है। हाँ देर आए पर दुरुस्त आए, ये उम्मीद है। अरे तुम ये पढ़ लो यार, तुम क्या, तुम तो दिख नहीं हो कैमरे में, मैं ही दिख रहा हूँ, ठीक है। तुम तो बोल रहे हो, मैं उसे रिपीट ही कर रहा हूँ खाली, बस देखो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा अपने मन से, ये लोग जो बोल रहे हैं मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये डिस्क्लेमर है। भाई बच्चे बहुत चीते होते हैं भाई, क्लिप काट के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा देते हैं, पता नहीं फालतू में मेरी फिल्म खिंच जाए, ठीक है, आ जाओ। और मुझे तो बिग बॉस में जाने का भी कोई शौक नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहां जाके भी तभी जीतोगे ना अगर आपने कुछ ऐसा बोला है, और बिग बॉस में जाके तभी जीत सकते हो जब आपके पास ऑलरेडी 3-4 हो आपके पास, तभी आप जीत पाओगे, है ना। आप 3-4 को पागल बना रहे हो, तभी जीत पाओगे सही से। हाँ, कुछ ऐसे आपने रिश्ते बनाए हो 3-4, उसमें से एक अंदर ही आ जाए तो आपको सिंपैथी भी मिल जाएगी, तब जीतोगे। आओ चलो छोड़ो, मुनव्वर थोड़ी हैं हम, खैर। अच्छा पढ़ा, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के एग्जांपल दिए हुए सीधे सीधे, ये सेकंड वाली साइड जो है नॉर्मेटिव वाली, वो ओपिनियन बेस्ड है, लड़ाई हो सकती है, ठीक है। क्या इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है क्या? इंडिया सेक्युलर कंट्री है क्या? कॉन्स्टिट्यूट बाय कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी है, अभी तक तो है, अभी तक तो है। अरे तो अब है ना, अब ये ओपिनियन हो गया ना, मेरे हिसाब से है, आपके हिसाब से, आप जो बता रहे हैं कि यार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है वैसे नहीं है, तो एक अलग बात हो गई, हमारा ओपिनियन आ गया तो ओपिनियन है ये, ठीक है। अब ये इसीलिए तो समझा, हाँ तो इसलिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने। बहुत रिस्की एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, और कैमरे दिखा भी रहा हूँ इसे, क्या। हाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन बचा हुआ है ना, हाँ वो तो बचा लिया तुम लोगों ने इस बार, ठीक है। चलो हाँ पढ़ लिया ना, आगे चले, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल दिखाना नहीं चाहता, ठीक है, आ जाओ। अरे तो खत्म हो गया, यूनिट 1 खत्म हो गई हमारी, पता है, यूनिट 1 खत्म हो गई, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक लिखा है, स्कोप वाला जो टॉपिक लिखा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये स्कोप का मतलब क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीजें, स्कोप का मतलब क्या होता है, रेंज, रेंज क्या है, बाउंड्री क्या है, दायरा क्या है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का दायरा कितना है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमें पढ़ने हैं चैप्टर, वही सारे लिखे हुए हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे वो सारे के सारे स्कोप खत्म होता जाएगा। यहाँ तो एक ही लाइन में लिखा है, हमें तो पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है 50-50 पेज का, तो वहाँ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, हेडिंग हेडिंग पढ़ लो एक बार को समझ आ जाएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के आधार पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होगा, जो बिजनेस के अंदर की समस्याएं हैं उनको डील करना या उनको सॉल्व करना, वो माइक्रो के अंदर आएगा, जैसे डिमांड एनालिसिस करना, डिमांड फोरकास्ट करना, कॉस्ट प्रोडक्शन, ये तो बिजनेसमैन खुद करेगा ना अपने बिजनेस में। और दूसरा क्या होगा, मैक्रो, जिसमें उसका कंट्रोल नहीं है, बस, ठीक है। तो ये एग्जाम हेडिंग हेडिंग रीड आउट कर लो, बाकी तो फिर चैप्टर पढ़ने ही है मेन लोगों के ऊपर सारे के सारे।
पॉलिटिकल एग्जाम्पल देने का मजा तब आता है जब क्लास में बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया हो पॉलिटिक्स का, तब मजा आता है। और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिना पॉलिटिकल एग्जाम्पल की तो समझ होगी आएगी ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, लिंक ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए कभी कभी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, मज़ा भी आता है और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होता है, तुम समझ पाते हो ना फिर अच्छे से। चलो पढ़ लिया ना। इसके बाद तुम्हारे पास जो आईसीए का स्टडी मैट है उसके अंदर एक डिफरेंस दे रखा है, इकोनॉमिक्स वर्सेस बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये डिफरेंस वहां से लिख करके यहां पे चेपना है, ठीक है। आईसीआई वाले स्टडी मैट में इसमें नहीं है, इसमें खाली मैंने हेडिंग दी है। हाँ तो पीडीएफ तो है ना वहां से, तो स्टडी मैट जल्दी मंगा लो अपना। नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो हो गया, तो उसका कैसे हो गया? हो रहा है, हो जाएगा, वो तो अवेलेबल रहता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एग्जाम फॉर्म रहता है, लास्ट डेट फिर निकल जाएगी, फिर रोगे बैठ करके, है ना। इसे पहले ही कर लो, सही है। एग्जाम फॉर्म की होती है मेनली, तो सही डेट वाइज बाकी तुम कर सकते हो। तुम अभी मई के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्या दिक्कत है? मई 25 के लिए वो तो कोई वो नहीं है, ठीक है। देखो अच्छा, देखो अब यूनिट 2 चैप्टर 1 के अंदर 2 यूनिट है मेरी। हाँ नहीं नहीं, चैप्टर 2 कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा बड़ा है इससे। उसके अंदर भी चैप्टर 2 की यूनिट नंबर 1 डिमांड वाली वो थोड़ी बड़ी है, बाकी फिर चैप्टर 3 थोड़ा छोटा ही है, चैप्टर 4 थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, चैप्टर 5 तो एक क्लास का ही है, उसमें कोई यूनिट भी नहीं है। फिर मैक्रो के चैप्टर हैं वो ऐसे ही 2-2 3-3 4-4 क्लास के हैं, ऐसे है। चैप्टर 1 सबसे छोटा है, इसमें इंट्रोडक्शन ही है और यूनिट 2 है बस। हालांकि 5 नंबर फिर भी देके आता है, कुछ है नहीं इसमें पढ़ने लायक ज़्यादा खास, और फिर 5 नंबर मिल जाते हैं मजे मजे में। देख रहे हो, जो पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा अभी तक, तो बस इससे बढ़िया और क्या चाहिए। अच्छा चलो अब बात करते हैं चैप्टर 1 का यूनिट 2, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। लाइक बेसिक प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी के अंदर, सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की क्या होती है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है, कितनी प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की? नहीं, बचपन में कितनी बड़ी थी? 3 पढ़ी थी ना, तो 3 ही बोलो ना, फिर 4 की बोल रहे हो? अब बड़े हो गए, अच्छा ठीक है, तो प्रॉब्लम बढ़ गई। सही बात है, जैसे जैसे बड़े होते जाते प्रॉब्लम बढ़ती जाती है ना। समझ रहा हूँ तुम्हारी समस्या में क्या। हाँ ये नहीं है। हाँ तो क्या क्या प्रॉब्लम थी एक बार बात कर लेते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये 3 प्रॉब्लम हम पढ़ के आए थे, बट लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो एक समस्या और बढ़ गई हमारे लिए, क्योंकि छोटे थे तो समस्याएं कम थी, बड़े हो गए तो समस्या बढ़ गई, 4 समस्या हो गई अब। व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी एरर है कि ये 2 बार लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, बुक में बस चार्ट में ही लिखा होगा, बाकी नीचे कंटेंट में सही लिखा है, ठीक है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस ये लिखना है इसकी जगह। तुम भी लिख लो, बुक में लिख लो, अभी तुम्हारी बुक में भी शायद एरर होगी, अगर सही होके नहीं आया है तो। इस वाली बुक में देखो जरा, सामने लिखा तो है, सही कर लो इसको, साथ साथ ही फिर आगे रह जाता है फिर ये सब चीज़ें ना। हाँ अब पढ़ते हैं। तो हमने पिछले यूनिट में ही समझा था कि जो प्रॉब्लम है, जो रिसोर्सेज के लिमिटेड होने की वजह से समस्या है, वो सबको फेस करनी पड़ती है, चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, सबको फेस करनी है ना कहीं। तो वही वाली बात लिखी है। तो ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस वाली, ये सबको फेस करनी है, ऑल कंट्रीज विदाउट एक्सेप्शन। लाइक कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यानी सब कंट्री, हर कंट्रीज को, चाहे इंडिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, लंदन हो, रशिया हो, चीन हो, सबको फेस करनी है, ठीक है। पाकिस्तान को ज़्यादा फेस करनी है ठीक है, अच्छा छोड़ो। और क्या, नहीं वैसे तो होगा कुछ नहीं, लेकिन जो सच है वो तो सच है ना। पाकिस्तान में ज़्यादा समस्या है, वहाँ तो व्हाट टू प्रोड्यूस और प्रोडक्शन होता ही पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, और जो प्रोडक्शन होता है उससे बाकी दुनिया को खतरा है छोड़ो। अरे यार देखो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे चक्कर में ना मैं इधर का बचूंगा ना मैं उधर का बचूंगा, ठीक है। ओहो, चलो, इंसान को न्यूट्रल रहना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, ये मेरा मानना है। जब इंसान एक्सट्रीम में पहुंच जाता है तो
खतरा हो जाता है खुद के लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। हाँ, फिर वही हो जाता है किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम, ना तो एक्सट्रीम ज़्यादा राइट होना चाहिए ना ज़्यादा लेफ्ट एक्सट्रीम होना चाहिए। वो खतरा है, वो खुद के लिए भी खतरा है, वो समाज के लिए भी खतरा है वो इंसान। इसीलिए जैसे एक थर्ड पार्टी न्यूट्रल वे से देखोगे ना तो अच्छा समझ पाओगे चीज़ों को, लाइफ में अच्छा डिसीजन ले पाओगे। अगर किसी में ज़्यादा पर्सनल बायस होकर के समझोगे तो कभी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए इमोशनल का डिसीजन नहीं लेना होता, जो है तथ्य उनके आधार पे अपना दिमाग खोल करके डिसीजन लेना होता है, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छा डिसीजन आता है। चलो, ऑल कंट्रीज विदाउट एक्सेप्शन फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी की समस्या सबको फेस करनी है बिकॉज देयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि क्या है, इनके रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए तो स्कैरसिटी है। एंड दीज रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूज। अभी आज ही पढ़ा हमने ये चीज तो बस, ठीक है, दोबारा रिपीटिशन है। इफ द रिसोर्स अनलिमिटेड पीपल विल बी सेटिस्फाई ऑल देयर वांट्स। अगर अनलिमिटेड होते तो सेटिस्फाई कर पाते अपनी इच्छाओं को, एंड वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और ना ही कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती। अल्टरनेटिवली रिसोर्स हैज ओनली अ सिंगल यूज, ये सब आज ही पढ़ा है, तो अब आगे बढ़ते हैं आज की मेन बात पर। द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज फर्दर डिवाइड इनटू 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो सेंट्रल जो स्कैरसिटी की समस्या है उसकी वजह से 4 समस्याएं देखने को मिलती है मुझे। कौन कौन सी वो देखनी है मेरे को। पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन आर टू बी मेड। सबका मतलब देखना है, सबके बारे में समझना है। पहले किसके बारे में बात कर लें, व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस बोल दो कि क्या बनाना है, क्या प्रोडक्शन करना है ना। एज अ इकोनॉमी, एज अ इंडियन इकोनॉमी अगर हम सोचें तो हमें क्या प्रोडक्शन करना है, डिपेंड करता है किस चीज पे, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोडक्शन करना है। इसके अंदर 2 बातों में ध्यान दिया जाएगा, क्या बनाए और कितना बनाए। लाइक जैसे कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए, है ना, ब्रेड बनाए, बटर बनाए या डिफेंस गुड्स बनाए, है, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड ही है ना कहीं ना कहीं, तो उसके हिसाब से हमें सुनना पड़ेगा कि किस में किसको ज्यादा बनाए। ब्रेड बटर ज्यादा बनाए, डिफेंस आइटम ज्यादा बनाए, मशीनरी इक्विपमेंट ज्यादा बनाए या बाकी जो घरेलू आइटम है वो बनाए, शूज वगैरह बनाए, ज्यादा क्लोथ्स वगैरह बनाए। तो ये सब क्या है, सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इस चॉइस की समस्या आ रही है कि नहीं आ रही है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है। तो यही वाली बात है। देखो पढ़ते हैं एक बार थोड़ा सा, फिर दोबारा और देखते हैं। सोसाइटी हैज टू डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस। सोसाइटी को डिसाइड करना है कौन सा गुड्स बनाए या कौन सी सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है। एवरी सोसाइटी हैज ऑल्सो टू डिसाइड इन व्हाट क्वांटिटीज हाउ मैनी यूनिट, यानी कि और क्या और कितना। अगर व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं, प्रॉब्लम की अगर बात करें तो पहली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। इसके अंदर हमें 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं, क्या और कितना, है ना, व्हाट और हाउ मच क्वांटिटी, ये वाली बात, ठीक है। लाइक मोर गन्स और मोर बटर, लाइक गन्स बनाए, डिफेंस गुड्स बनाए या बटर वगैरह बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए, और वो भी कितनी क्वांटिटी में बनाए। ये बातें मुझे इसके अंदर बताई जाती हैं, यही बात मेन है, बस इतना याद रखोगे आंसर एकदम सही ठिकाने पे लगेगा, ठीक है। दूसरी समस्या क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस बोले तो कि कैसे बनाए, जो हम बना रहे हैं वो कैसे बनाए। हमने चलो डिसाइड तो कर लिया हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या हमें कैपिटल गुड्स बनाने हैं, लेकिन बनाए कैसे, क्यों हमारे पास मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, क्या है। हम 2 तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक तो लेबर इंटेंसिव तरीके से या कैपिटल इंटेंसिव तरीके से। दोनों में से कौन सा चुने, ये समस्या है। हाँ, अभी देखना पड़ेगा हमें हमारे देश में कौन सा अवेलेबल है। पहले तो अवेलेबिलिटी, अच्छी अवेलेबिलिटी किसकी है, प्लस कॉस्ट किसकी कम है। ये तो खैर सॉल्यूशन आ गया, अब एकदम से प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि लेबर से बनाए कैपिटल से बनाए, बस सीधी बात है। लेबर इंटेंसिव यानी कि मोर वर्कर चाहिए मेरे को, कैपिटल इंटेंसिव यानी कि मेरे को टेक्नोलॉजी, मशीन इक्विपमेंट ज़्यादा चाहिए, तो वाली बात आती है इसके अंदर। ये देखते हैं, तो देखो बट हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर सिंपल यही चीज लिखी है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है ना। फिर मेरे यहाँ पर अगर चीप लेबर अवेलेबल है और हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा है ना हमारे पास, तो लेबर आसानी से अवेलेबल होगी और चीप लेबर आसानी से अवेलेबल होगी। बट कैपिटल इंटेंसिव के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए। उसमें क्या चाहिए पड़ेगा, उसमें स्किल चाहिए, उसमें मेरे को बाहर से हो सकता है मशीन मंगानी पड़े, और अगर मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना तो मुझे ज़्यादा मशीन लगानी पड़ेगी।
इस तरीके से सोचना पड़ेगा, है ना। तो वो देखना है कि कौन सी अवेलेबिलिटी और कॉस्ट किसकी अच्छी है। हमारे पास लेबर है, हम लेबर से बनाएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। द सोसाइटी हैज टू डिसाइड द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज वेदर टू यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ऑब्वियसली द चॉइस वुड डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी, कि अवेलेबल है या नहीं, एंड देयर रिलेटिव प्राइस, प्राइस किसका ज्यादा है कम है और अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। लेबर आसानी से मिल जाएगी हमारे देश में, थोड़ा सा मानते हो कि नहीं? डिपेंड करता है ना हम कौन सी चीज बना रहे हैं। अगर मैं बटर बना रहा हूं तो उसमें नॉर्मल पता काम सिखा दिया ऐसे करना है, करो भाई, महीने के 5,000 रुपए दे कर 50,000 काम करवा सकता हूं, है ना। हाँ ठीक है, उनको कभी भी निकाल भी सकता हूं, कोविड आ गया निकाल दिया, क्या दिक्कत है, यही तो है, ठीक है। थर्ड क्या था, फॉर हुम टू, ये किसके लिए बनाए। हमने सोच लिया चलो क्या बनाना है, कैसे बनाना है, अब किसके लिए बनाना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हाँ, कि अमीरों के लिए बनाए जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए, या समाज के भले के लिए बनाए। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है तो हम रिचर सेक्शन के लिए बनाएंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव समाज का भला करना है तो पुअर सेक्शन के लिए भी बनाएंगे, वेलफेयर करेंगे समाज का। ये सब होगा कि नहीं होगा, तो वो वाली बात इसके अंदर लिखी है, ठीक है। देखो पढ़ लो, इससे लिखा है एक बार, सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट ऑफ ऑल द पीपल। हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हर इंसान की वांट को, कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे देश में बच्चों की संख्या ज्यादा हो, तो बच्चों के टाइप के गुड्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाने पड़ेंगे, तो जो रिसोर्स है वो तो उसमें लग जाएंगे, और जो बाकी अडल्ट गुड्स बनाने हैं, जो बच्चों के, जो बड़ों के लिए बनाने हैं, लाइक पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए सामान बनाना है, वो रिसोर्स हम कहाँ पे, बच्चों के लिए बना रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो रिसोर्स कम रहेंगे, तो उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी पूरी तरीके से। तो हम सबको तो फुलफिल नहीं कर सकते ना, हमें तो ये देखना है कि हम किसको फुलफिल कर सकते हैं, किसकी जरूरत है, कहीं ना कहीं हमारा मोटिव क्या है, कहीं ना कहीं हम किस तरीके के कंज्यूमर को टारगेट करना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। समझ आया? तो ये वाली बात है। तो ये लिखा है यहाँ पे, वी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट ऑफ ऑल पीपल, और हर इंसान की और सारी वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बच्चों की बहुत सारे खिलौने आते हैं, टॉयज आते हैं, अब जिस बच्चे को सारे टॉयज अलग टाइप के चाहिए, सारे तो नहीं बना सकते ना हम, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस वहाँ भी करना पड़ेगा, तो ना तो सबकी वांट फुलफिल कर सकते हैं, ना ईच एंड एवरी वांट फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, इंसान की। ही हैज टू डिसाइड ऑन हु शुड गेट हाउ मच ऑफ टोटल आउटपुट, लाइक अब डिसाइड करना पड़ेगा कि टोटल आउटपुट में से किसको कितना हिस्सा मिलेगा, अमीरों का हिस्सा कितना है, गरीबों का हिस्सा कितना है, ये वाली बात है, ठीक है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, दूसरी भाषा में डिसाइड अबाउट द शेयर ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल केक ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो पूरे नेशनल लेवल पे हम लोगों ने बनाया है, उसे केक बोल दिया एक तरीके से, गुड्स बनाए हैं, उस केक का हिस्सा किसको कितना कितना मिलेगा, ये डिसाइड करना है। कोई केक कटेगा तो किस में कितना कितना बटेगा, वो देखना है, ठीक है। एट लास्ट, व्हाट प्रोविजन आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें कितना सेव करते हुए चलना चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा। लाइक कैसे कि हम अपना कंजम्पशन तो कर लें आज, बट साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, सेविंग भी करनी है और इन्वेस्टमेंट भी करनी है, आने वाली जो तुम्हारी जनरेशन है वो तुम्हें गाली ना दे कि देखो सब कुछ खा गए, कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए, सारे रिसोर्स खत्म कर दिए हैं, ऐसा ना हो। तो ऐसा करना है कि सेविंग करते चलना है, इन्वेस्टमेंट करते चलना है, इससे आगे आने वाली जनरेशन को भी कुछ ना कुछ रिसोर्स का मिल जाए, हिस्सा मिल जाए, तो वाली बात है, ठीक। सेविंग डिपेंड किस पे होती है, कहीं ना कहीं, और इन्वेस्टमेंट, वाओ, सेविंग वो तुम बता रहे हो प्रोडक्शन वाले चैप्टर से बता रहे हो, कैपिटल फॉर्मेशन वाले से ना, हाँ वो अलग है थोड़ा सा, वहां पे अलग तरीके से देखना है मेरे को, वहां पे कैपिटल फॉर्मेशन का है, हम देख रहे हैं सेविंग किस पर डिपेंड करेगी ना, कहीं सेविंग इनकम पर डिपेंड करेगी ही करेगी, बट अगर मुझे इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है सेव करने पे, मुझे अगर बैंक में पैसा रखने पे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, मैं ज्यादा सेविंग करूंगा ना। और इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड करती है, मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा कब करूंगा, जब मेरे को रिटर्न ज्यादा मिलेगी उस इन्वेस्टमेंट पे। मान तुमने 10 लाख रुपए लगाए, उस पर रेट ऑफ रिटर्न अच्छा होगा, तभी तो क्या फायदा है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट करने का, कि तुम उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तभी तो इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, वरना क्यों ही करोगे, ना तो नहीं करोगे। तो ये है, ठीक है। तो ये देखो, व्हाट प्रोविजन आर शुड बी मेड, सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस, फ्यूचर के प्रोग्रेस के लिए हमें कितना सेव करना और कितना इन्वेस्टमेंट करते चलना है।
नहीं तो क्या होगा, इट विल बिकम स्टैटिक एंड लीड टू डिक्लाइन इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नहीं तो अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आगे आने वाली जनरेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा हो जाएगा, नीचे गिरेगा, बेकार हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ये वाली बात है, ठीक, वेरी गुड। अब मुझे देखना है कि कितने टाइप की इकोनॉमी होती है, हम किस इकोनॉमी में और किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ये है, 4 तरीके की समस्याएं हैं, हमारी किस टाइप की इकोनॉमी है ये डिसाइड करेगी कि हम इस समस्या को कैसे हल कर रहे हैं। अगर हम 3 टाइप की इकोनॉमी हो सकती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट, तीन पार्ट में तोड़ा गया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड। ये देखना मेरे को, कैपिटलिस्ट में कैसे डिसाइड किया जाता है कि क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए और कैसे सेव करें। सोशलिस्ट में कैसे डिसाइड किया जाता है क्या बनाए, किसके लिए बनाए, कैसे बनाए और कितना सेव करें। और मिक्स में कैसे डिसाइड किया जाता है वो सब देखना है हमें, बट वो सब अगली क्लास में देखेंगे, है ना। बाकी ठीक है, कुछ पूछना हो तो एक बार बता दो, पूछ लो, बाकी फिर नहीं तो ख़त्म करें और मिलें फिर अगले एपिसोड में, अगले क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है।